सोचिए, भारत के ये विशालकाय बांध आखिर है क्या? प्रगति के मंदिर, या फिर वे अपने पीछे विनाश की कब्रें छोड़ जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही बड़ा है जितना 70 साल पहले था। साल था 1954, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये बहुत पावरफुल बात कही थी। एक नए आज़ाद देश के लिए बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं थे, नहीं, वे विज्ञान की तरक्की, आत्मनिर्भरता और एक सुनहरे भविष्य के वादे का प्रतीक थे। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन मंदिरों को बनाने की कीमत कुछ ज्यादा ही थी? इस एक सवाल ने दशकों तक भारत में एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया है, जो विकास के वादे और उसके अंजाम के बीच के तनाव को उजागर करती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये समझने के लिए कि बांध इतने जरूरी क्यों बन गए, हमें 1947 के उस दौर में जाना होगा जब देश ने आज़ादी की पहली सांस ली थी। आज़ादी के वक्त भारत के सामने चुनौतियों का एक पहाड़ था। देश लगातार अकाल, बाढ़ और सूखे से जूझ रहा था। इंडस्ट्री और कारखानों को चलाने के लिए बिजली तक नहीं थी, और इन सभी समस्याओं का एक वैज्ञानिक और निर्णायक समाधान माना गया, बड़े बांध। और ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं ना, ये कहानी को और भी साफ कर देते हैं। सोचिए, 1947 में 300 से भी कम बड़े बांध थे, और आज भारत में 5200 से भी ज्यादा हैं। ये अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि भारत ने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कितनी बड़ी छलांग लगाई। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। हर बांध अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जो देश की तकनीकी ताकत को दिखाता है। चलिए, दो आइकॉनिक एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक तरफ है भाखड़ा बांध, कंक्रीट की एक विशाल दीवार जो ताकत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है टिहरी बांध, जो हिमालय के नाजुक माहौल में बनाया गया एक लचीला इंजीनियरिंग चमत्कार है। जरा भाखड़ा के आंकड़े देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 1948 में शुरू हुए इस बांध ने पंजाब और हरियाणा के 10 मिलियन एकड़ खेतों को पानी दिया। इसने भारत को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। इसने सचमुच भारत की हरित क्रांति को शक्ति दी। और अब बात करते हैं टिहरी बांध की। इसकी ऊंचाई देखिए, 260.5 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जरा कल्पना कीजिए कि इतनी ऊंचाई पर पानी के इतने विशाल भंडार को रोककर रखना कितना बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा होगा। और इस बांध में जो सबसे दिलचस्प चीज है, वो है इसका डिजाइन। ये कोई सख्त कंक्रीट की दीवार नहीं है। ये चट्टान और मिट्टी से बना है, जिसके बीच में मिट्टी की एक कोर है। ये डिजाइन इसे लचीला बनाता है ताकि ये भूकंप के झटकों को सोख सके, जो भूकंप की आशंका वाले हिमालय में बनाने के लिए एक जबरदस्त समाधान था। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इंजीनियरिंग की इन कामयाबियों के पीछे एक इंसानी कीमत भी छिपी है, और इस कहानी का केंद्र है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी पर बना यह बांध सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि यह विकास के पूरे मॉडल पर एक राष्ट्रव्यापी बहस का प्रतीक बन गया। इसने एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और उस आंदोलन की आवाज थी ये नारा, विकास चाहिए, विनाश नहीं। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का नारा था, जो उन लोगों की आवाज बना जिनकी जमीनें और घर इस प्रगति की राह में आ रहे थे। जरा इस तराजू के दोनों पलड़ों को देखिए। एक तरफ सूखाग्रस्त गुजरात और राजस्थान के लिए पानी, लाखों लोगों के लिए पीने का पानी और बिजली का वादा था। लेकिन दूसरी तरफ 3,20,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए और हजारों हेक्टेयर जंगल डूब गए। नर्मदा बचाओ आंदोलन सिर्फ कोई लोकल विरोध नहीं था, ये एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड अभियान था। कार्यकर्ताओं ने गांव में लोगों को जोड़ा, मेधा पाटकर जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर भूख हड़तालें की, और उन्होंने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया जिसने वर्ल्ड बैंक को 1994 में इस प्रोजेक्ट से हटने पर मजबूर कर दिया। तो यहां आकर हमें बांधों की जटिल विरासत समझ में आती है। ये वादे और विनाश दोनों की कहानियां हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद नेहरू जी का नजरिया भी वक्त के साथ बदला। 1958 तक उन्होंने विशालता की बीमारी या डिजीज ऑफ जाइगेंटिसिज्म के खिलाफ चेतावनी दी। उन्हें चिंता थी कि देश सिर्फ दिखावे के लिए विशालकाय संरचनाएं बना रहा है, बजाय ये सोचने के कि वे असल में कितनी असरदार हैं। ये टाइमलाइन इस पूरी वैचारिक यात्रा को, इस सफर को बहुत खूबसूरती से दिखाती है।
मंदिर की घोषणा से लेकर विशालता की बीमारी की चेतावनी तक, और फिर दशकों के विरोध के बाद सरदार सरोवर बांध के उद्घाटन तक का सफर। इस पूरी बहस के केंद्र में एक शब्द है, विकास प्रेरित विस्थापन। इसका मतलब है जब लोगों को विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन से, उनके घर से हटा दिया जाता है। और ये सिर्फ घर खोना नहीं है, ये अपनी रोजी रोटी, संस्कृति और पूरे समुदाय का नुकसान है। और ये कहानी आज भी जारी है। भारत आज भी दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माताओं में से एक है। लेकिन अब ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्यों को उन लोगों के अधिकारों के साथ कैसे संतुलित करें जो इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। और आखिर में ये हमें इस बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, किसी राष्ट्र के विकास की नदी कैसे बह सकती है बिना अपने ही लोगों को बहाए? इसका जवाब ही भारत के भविष्य के विकास की दिशा तय करेगा।